स्टूडेंट्स, इज सी ए करिश्मा बंसल फ्रॉम माई फ्यूचर अकेडमी। अपन लोगों का चैप्टर 1 का एक टॉपिक बाकी था, वो मैं आज ले रही हूँ, दैट इज़ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क मतलब जब आपके बिजनेस में प्रॉफिट का जो मात्रा है, द वॉल्यूम है, वो कभी कभी इनएडिक्वेट होता है या लॉस होने की चांसेस होती है। वो क्यों होता है? क्योंकि एक बिजनेस बहुत सारे रिस्क से ओवरकम करता है, बहुत सारे रिस्क को झेलता है। तो बिजनेस रिस्क मतलब जब एक बिजनेस में पॉसिबिलिटी है कि वो शायद प्रॉफिट ना कमाए या कुछ लॉस कर जाए। क्यों? क्योंकि अपनी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ होती है बिजनेस एनवायरनमेंट में, उसको हम बोलते हैं बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क किस किस नेचर की होती है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी बात करते हैं। बिजनेस रिस्क आती क्यों है? बिजनेस रिस्क आती है अनसर्टेनिटीज़ की वजह से। एक पर्सन जो बिजनेस कर रहा है उसको ये नहीं पता कि फ्यूचर में उसके बिजनेस के साथ क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या क्राइसिस आने वाली है, फ्यूचर में किस तरह से नेचुरल कैलेमिटीज़ आने वाली है। जैसे कि अभी कोरोना का एग्जाम्पल देख लो यार, कितना ज़्यादा अनसर्टेन था। बिजनेसमैन को पता ही नहीं था कि उसका मार्च से लेके अगस्त, अभी अगस्त के बाद भी क्या पीरियड है, उनका बिजनेस इस तरह से रिस्क पे रहेगा। तो बिजनेस रिस्क क्यों आती है? ड्यू टू अनसर्टेनिटी। रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। हर बिजनेस में रिस्क तो अराइज होती है, बिना रिस्क के रिटर्न आपको मिलेगा नहीं। रिस्क हमेशा आपको कभी कभी पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट करती है, कभी कभी नेगेटिवली भी इम्पैक्ट करती है। रिस्क एक एसेंशियल पार्ट है हर बिजनेस का। डिग्री ऑफ रिस्क मेनली डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। आपके ऊपर कितना रिस्क है डिपेंड करता है कि आप लोग कौन से बिजनेस में हैं और आपके साइज ऑफ बिजनेस क्या है। जैसे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को अभी बहुत ज़्यादा कोरोना से नुकसान हुआ है, जो छोटे बिजनेस हाउसेस हैं उनको छोटा नुकसान हुआ है। पर कुछ कुछ बिजनेस वाले ऐसे भी हैं जिसको कोरोना की वजह से फ़ायदा हुआ है, जैसे कि तुम्हारे ग्रोसरी वाले, तुम्हारे मेडिकल वाले। तो ऐसा बोल रहे हैं डिग्री ऑफ रिस्क कितना एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में चेंजेस, आपको वो डिग्री, उस रिस्क का आप पे कितना इम्पैक्ट करता है, वो डिपेंड करता है आप किस बिजनेस में हैं और आप कितनी स्केल, कितना बड़ा बिजनेस लेके बैठे हैं। प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर द रिस्क टेकिंग। आप अगर रिस्क नहीं लेंगे तो आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा। आज कोरोना के टाइम पे बहुत लोगों ने रिस्क लेके नया बिजनेस चालू किया है। अगर आप लोग, बहुत लोगों ने अगर वो रिस्क नहीं लिया होता, जैसे कि मार्च में कुछ मेरे फ्रेंड्स लोगों ने सैनिटाइजेशन का, ये सैनिटाइजेशन की मशीन्स का बिजनेस चालू किया था और आज के टाइम पे वो बिजनेस उनका बहुत सक्सेसफुल है। सोचो अगर उन्होंने ये रिस्क नहीं लिया होता, उन्होंने सोचा होता है 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, हम लोग ये मशीन का क्या करेंगे। सोचो अगर उन्होंने ये रिस्क नहीं लिया होता तो वो लोगों को कितना दुख होता, क्योंकि अभी तक ये कोरोना खत्म नहीं हुआ है। तो प्रॉफिट हमेशा अपन को तब मिलता है जब अपन के अंदर रिस्क लेने की एक कैपेसिटी होती है। अब आते हैं कॉजेज कि रिस्क क्यों होते हैं, रिस्क के क्या कॉजेज है और उसको अपन अवॉइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं नेचुरल कॉज। पहला जो रिस्क है वो है नेचुरल कैलेमिटीज जो अपने कंट्रोल में नहीं है। फ्लड आ गया, अपन के कंट्रोल में नहीं है। पैंडेमिक, दैट इज कोरोना, वो अपने कंट्रोल में नहीं है। नेचुरल कॉजेज आर दोज कॉजेज जो ह्यूमन के बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल कॉजेज। तो एक जो फर्स्ट जो रिस्क अपन को लाते हैं वो है नेचुरल चीज़ें। सेकेंड, ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज मतलब कभी कभी जो ह्यूमन आपके बिजनेस में इन्वॉल्व है, उसका जो गलत बिहेवियर है, उसका जो डिसऑनेस्टी है, उसके वजह से, उसकी जो केयरलेसनेस है, उसकी वजह से जो अपने बिजनेस में लॉस होता है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिस्क। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, एक कैशियर है, आपका अकाउंटेंट है, आपके अकाउंटेंट ने 50-60 हज़ार का घपला कर दिया और आपको पता ही नहीं चला। तो ये जो घपला हुआ, उससे जो आपको रिस्क हुआ, उसको हम बोलेंगे ह्यूमन रिस्क। इकोनॉमिक कॉजेज, दे रिलेट टू चेंज ऑफ लॉस, चांस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन द मार्केट कंडीशन। मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज तुम्हारे टेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं। मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे तुम्हारे टेस्ट में चेंजेस, प्रेफरेंस में चेंजेस। आज किसी को टी पसंद है, थोड़े टाइम बाद उसको कॉफ़ी पसंद होगी। जैसे कि मैंने आज टी पीना छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता चला कि भाई टी से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मैंने दूध पीना चालू कर दिया। तो यार मेरा क्या हुआ, मैंने जैसे जैसे मुझे नॉलेज हुई, मैंने उसका जो टेस्ट है, मेरा जो टेस्ट है वो चेंज कर दिया। तो उसको बोल रहे इकोनॉमिक कॉजेज। ये उस सामने वाले टी बिजनेस के लिए, जैसे मैं हूँ वैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने टी पीना छोड़ा होगा, तो इसको बोलेंगे इकोनॉमिक कॉज।
कॉज मतलब इकोनॉमिक कॉजेज में मार्केट कंडीशन में जब चेंजेस आता है उसको वजह से जो अपन को रिस्क होता है वो अपना इकोनॉमिक कॉज में आता है। फिजिकल कॉज मतलब जैसे कि आपके बिजनेस में एक वर्कर काम कर रहा था, वर्क वहाँ पे क्या हुआ, अचानक से कुछ ब्लास्ट हो गया और उसकी डेथ हो गई, तो ये होता है फिजिकल कॉज मतलब जब आपके मैकेनिकल डिफेक्ट की वजह से आपको कुछ लॉस हो, आपकी किसी इंसान या आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो, तो उसको हम फिजिकल रिस्क बोलते हैं। अदर कॉजेज में क्या क्या आएगा पता है, जैसे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, मतलब कभी है ना इसका झगड़ा चल रहा है, तुम्हारी एक स्टेबल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश नहीं हो रही है, तो उस वजह से जो रिस्क रहता है। फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट मतलब फॉरेन एक्सचेंज, रुपी और डॉलर का जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसको मैं बोलूँगी फ्लक्चुएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, आते हैं एक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। एक बिजनेस चालू करने से पहले क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। सबसे पहले एक बिजनेस चालू करने से पहले हम फर्स्ट चीज़ जो देखते हैं वो है स्केल और साइज ऑफ बिजनेस। आपको पहले आप ये डिसाइड करते हैं हम कौन सी लाइन में जा रहे हैं, हम लोगों को क्या प्रोडक्ट बनाना है। उसके बाद हम ये सोचते हैं स्केल, हम लार्ज स्केल पे चालू करेंगे या स्मॉल स्केल पे चालू करेंगे, हमको बड़ा बिजनेस करना है एक बार छोटे से चालू करना है, तो इसको बोलते हैं स्केल और साइज ऑफ बिजनेस। तो सबसे फर्स्ट डिसीजन होता है एक बार लाइन चूज करने के बाद क्या होता है, लार्ज और स्मॉल स्केल। फिर चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आप किस फॉर्म में आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करना चाहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में, पार्टनरशिप के फॉर्म में, कंपनी के फॉर्म में, किस फॉर्म में आप उस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करना चाहते हैं, उसको बोलेंगे चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, आप तीसरा आप चूज करेंगे कि आप अपने बिजनेस को कहाँ पे ओपन करने वाले हैं, आप लोकेशन ढूंढेंगे। जैसे कि एमएफए, जब एमएफए अपन लोग खोल रहे थे हमने सोचा कि हमको ट्यूशन क्लास में जाना है, हमको स्मॉल स्केल मीडियम स्केल पे काम करना है, उसके बाद हमने बोला हमको पार्टनरशिप में काम करना है। अब हमने क्या ढूंढा, लोकेशन ढूंढा। लोकेशन में हमने क्या ढूंढा, हमने ऐसी लोकेशन ढूंढी जहाँ पे हमको स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना ज़्यादा इजी रहेगा, जहाँ पे हमको पावर अच्छे से मिलेगा, हम लोगों को हमारे फैकल्टीज अच्छे से मिल पाएंगे, स्टूडेंट्स कस्टमर्स अच्छे से मिल पाएंगे। तो ऐसा बोला लोकेशन ऑफ बिजनेस सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद देखा जाता है। एक फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरर में डायरेक्ट कस्टमर्स नहीं आते, वहाँ पे होलसेलर्स आते हैं, तो उन लोगों को क्या होता है, वो लोग थोड़े आउटस्कर्ट्स मतलब बाहर साइड में फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करते हैं। बट जैसे अपनी ट्यूशन इंस्टीट्यूशन है, अगर मैं जाके कोई बाहर वाले एरिया में ट्यूशन खोल दूँ तो कोई बच्चा आएगा नहीं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड डिसीजन होता है लोकेशन डिसाइड करने के बाद फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। मेरे को और यशोदा दीदी को हमने लोकेशन डिसाइड कर दिया कि भाई वाटिका के बाहर मेरे को खोलना है। अब हमको ये सोचना था कि भाई हमको कितना कैपिटल लगेगा, कितना फिक्स कैपिटल लगेगा और कितना वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब जो फर्नीचर और ये सब में लगता है, जो एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है। वर्किंग कैपिटल मतलब जो हर महीने लगता है, जैसे रेंट, तो उसको मैं बोलूँगी वर्किंग कैपिटल। तो उसके बाद हमको ये देखना पड़ेगा कि हमको कितना कैपिटल चाहिए और उसको हम कहाँ से लेके आएंगे और किस तरह से उसको मैनेज करेंगे। उसके बाद देखेंगे फिजिकल फैसिलिटीज मतलब अपन को एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चाहिएगा। जैसे मेरे को पता था कि मेरे को बेंचेस चाहिएगी, मेरे को एसी चाहिएगा, मुझे बोर्ड चाहिएंगे, तो ये सारे फिजिकल फैसिलिटीज़ मैं देखूंगी। और मेरी फिजिकल फैसिलिटी, मुझे कितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड है, वो डिपेंड करेगा कि मेरा जो स्केल ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस है वो कितना है। जैसे अपना बिजनेस बढ़ा तो अपन ने ऊपर वाला क्लास लिया, अपन ने वहाँ पर भी बेंचेस ली, तो वो साइज पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी फिजिकल फैसिलिटीज़ चाहिए होगी। फिर अपन प्लांट के लेआउट, मतलब अपन ने सारी चीज़ें खरीद ली, अपन अपने रिसोर्सेज को अरेंज करना ट्राई करेंगे। अरेंज मतलब कि भाई बेंचेस इस तरह से लगेगी, इस तरह से लगेगा, बोर्ड यहाँ पे लगेगा या वहाँ पे लगेगा, तो इसको बोलेंगे प्लांट लेआउट। उसके बाद कम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। अब उसके बाद हमने एक बार सब सेटअप कर दिया, स्टूडेंट्स आने लगे, हमको लगा यार हम लोगों को ये ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ फैकल्टीज नीडेड होगी, तो हम लोगों ने फैकल्टीज अपॉइंट की, कुछ स्किल फैकल्टीज अपॉइंट की जो आप लोगों को अच्छे से पढ़ा सके, और कुछ ऐसी फैकल्टीज भी अपॉइंट की जो हमारा मैनेजमेंट वर्क संभाल सके। तो उसको बोलते हैं कि एक बार अपना सारा काम हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स देखेंगे। उसके बाद टैक्स प्लानिंग करेंगे। टैक्स प्लानिंग मतलब कि भाई मैं सारा मेरे ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड जो भी टैक्सेस है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो देख लूँगी ताकि आगे जाके मुझे गवर्नमेंट की ओर से कोई दिक्कत ना आए। और सेटिंग अप एंटरप्राइज, फाइनली ये सब होने के बाद पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो जाएगी और आप लोगों को ये सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा कर देना है। इस तरह से पूरा ये जाता है फैक्टर्स, अपन को एक बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है और किस तरह से देखनी पड़ती है। ये चैप्टर अपना खत्म हुआ, कल से अपन लोग बीएससी का चैप्टर नंबर 2 चालू करेंगे।